सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14, आधुनिक भारत का इतिहास। यूपीएससी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट बोर्ड की भी अदर स्टेट जो पीएससी होती है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें, तो ये लेक्चर आपके लिए फिर है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट मोटिव क्या है ना, वो ये है कि सिर्फ स्लाइड लेके सामने रीडिंग कर दूं मैं, ये हिस्ट्री नहीं है यार। उसमें कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत आपका पिछला 14-15 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं मायने रखता। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो क्रोनोलॉजिकली, अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो, कहानी को जोड़ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा यहाँ से पकड़ा हुआ, एक टुकड़ा यहाँ से पकड़ा हुआ, आपको पता ही नहीं है मिलते कैसे, तो मज़ा नहीं है हिस्ट्री का। अब देखो, मैं अगले 2 मिनट के अंदर ज़्यादा बात न करते हुए मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पढ़ाने का मेथड है। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट सीधे सहायक संधि पे पढ़ना है तो प्लीज़ वीडियो स्किप करके आगे बढ़ लो। मैं शुरुआत कर दे रहा हूं, शुरुआत से पिछले 13 लेक्चर्स में क्या किया हुआ, मैं ऐसा करते रहूंगा जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं होगी, क्योंकि इससे रिवीजन होता है, साथ साथ आपका रिवीजन होता है। क्योंकि मैं इस भरोसे नहीं रहूंगा कि आप घर जाके रिवीजन करोगे या नहीं करोगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। बिन बुलाए मेहमान के तौर पे हमारे पास यूरोपियंस आए भारत में। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डचेस आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। हमने डिटेल में इन सबको पढ़ा। आखिरी तौर पे हमें देखने को मिला कि लगभग जो शक्तिशाली उसके यूरोपियंस के रूप में उभर रहे थे वो एक अंग्रेज थे और दूसरे थे फ्रांसीसी। मैं बहुत तेजी से रिकॉल कर रहा हूँ, चीजें पढ़ा नहीं रहा, बस रिकॉल कर रहा हूँ जो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए युद्ध होते हैं 3 बार, जो कर्नाटक की 3 युद्ध के नाम से फेमस है। इन युद्धों में अंतिम तौर पर जो पेरिस की संधि होती है उसके बाद यह तय हो जाता है कि भारत पे अब जो नियंत्रण होगा वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही होगा। एक बात ये। दूसरी तरफ बंगाल की तरफ अगर हम जाएं तो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के सिराजुद्दौला को हराकर, प्लासी का युद्ध जो था उसमें हराकर, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बंगाल पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है। इसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है वो बहुत ही ज्यादा निर्णायक रहता है, क्योंकि अब बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों की झोली में गिर चुका था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में बिल्कुल पूरी तरीके से बंगाल के जो नवाब और अवध के नवाब थे उन्हें पंगु बना दिया जाता है। अब वो किसी काम के नहीं रह जाते। इलाहाबाद की संधि एक तरह से द्वैत शासन का निर्माण कर देती है। ये लगभग 1773 ईस्वी तक चलती है, जब तक वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं आ जाता। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आकर पूरी तरीके से बोलता है कि ये द्वैत शासन हटाओ, पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन। तो बंगाल का ये चल रहा सीन। दूसरी तरफ नीचे पे आते हैं साउथ की तरफ। जो साउथ में है वो राजनीति का प्रमुख केंद्र बनना है मैसूर, क्योंकि मैसूर तेजी के साथ उभर रहा है हैदर अली के नेतृत्व में। मैसूर अंग्रेजों के लिए डर और लालच दोनों का कारण है। कारण यह है लालच का, क्योंकि इलायची और काली मिर्च का व्यापार मैसूर के रास्ते होता है और मैसूर अभी हैदर अली के नियंत्रण में, जो अंग्रेजों का दुश्मन है लगभग। दूसरी तरफ डर इस बात का कि हैदर अली अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है, कहीं उसकी नजरें मद्रास में न पड़ जाए, जो कि अंग्रेजों का गढ़ है। तो मद्रास में अगर हैदर अली ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा, तो दक्कन का जो हिस्सा है वो अंग्रेजों के हाथ से निकल जाएगा। तो ये डर और लालच 2 कारण है जिसके कारण अंग्रेजों को सोचना पड़ रहा है कि हैदर अली का कुछ करना पड़ेगा। इस बीच में हैदर अली मराठाओं के साथ और निजामों के साथ बीच में कुछ संधियां करते हैं। 4 युद्ध वो लड़ते हैं मैसूर के साथ। शुरुआत के 2 युद्ध वो हैदर अली के साथ लड़ते हैं, बाकी के 2 युद्ध उसके बेटे के साथ लड़ते हैं। 1767 से 69 पहला, 1780 से 84 दूसरा, 1790 से 92 तीसरा, और 1799 चौथा और निर्णायक युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, जो आज हम जहां से कहानी को उठाएंगे। इसलिए लिंक जरूरी है आज, इसलिए इंपॉर्टेंट बातें इसलिए बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मैसूर जो था उस पर कहीं ना कहीं अब नियंत्रण स्थापित कर दिया किसने? टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान ने कहा यार, टीपू सुल्तान तो बेचारा निकल गया, अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब अंग्रेजों की नजर है मराठाओं पर। मराठा वही जो उस मध्य भारत में, यानी कि जो आज का मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र वाला इलाका है, जो गुजरात वाला इलाका, वहां पर जिनका नियंत्रण है। मराठाओं की शक्ति 5 हिस्सों में थी, लेकिन वो 5 हिस्से संगठित थे, उंगलियों के तौर पर नहीं थे, मुट्ठी के तौर पर थे। वो 5 मराठा जो संघ थे उनमें सबसे पहले थे पेशवा, जो कि पुणे के पेशवा थे, काफी शक्तिशाली थे, किंग मेकर थे। दूसरी तरफ थे सिंधिया, जो कि ग्वालियर के सिंधिया थे। तीसरी तरफ थे वडोदरा के गायकवाड़, और चौथी तरफ थे हमारे पास होलकर्स, जो कि इंदौर के थे, और 5वें थे नागपुर के भोंसले। ये 5 मिलकर के मराठा संघ बनाते थे, और ये सब के सब नाना फडणवीस, उस समय एक महान कूटनीतिज्ञ थे मराठाओं के, उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। अच्छा खासा काम कर रहे थे तब तक, जब तक कि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव की खोपड़ी नहीं घूमी। रघुनाथ राव ने क्या करा, 1775 ईस्वी से लेकर 1700 में जाकर सूरत की संधि कर दी। उसके बाद 1782 ईस्वी तक इनके युद्ध चलते रहे। अंत में 1782 में सालबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो ये समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद 1802 से लेकर 1805 के बीच में, 1802 से 5 के बीच में मराठाओं का दूसरा युद्ध, और 1816 से 1818 के बीच में तीसरा युद्ध हुआ, जो कि निर्णायक युद्ध रहा। मराठाओं का पूरी तरीके से अस्तित्व समाप्त कर दिया गया।
और साथ ही पेशवा का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। सूरत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और जो पुणे था वहां पर अब अंग्रेज अपनी सेना को रख सकते थे। ये हो क्या रहा है, सेना को, कौन सी सेना को रख सकते हैं, वही चीजें आज डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आपको मराठाओं का भी समझ में आ चुका है। अब हम, क्योंकि ना देखो सब चीजें सीक्वेंस में नहीं हो रही है जितनी मैंने बताई आपको, जिस समय सेकंड वॉर लड़ा जा रहा है आंग्ल मैसूर के बीच में, उसी समय वहां पर लड़ाई मराठाओं के साथ भी चल रही है। तो कहानी सीधी नहीं है, कुछ यहाँ की है, कुछ वहां की, कुछ वहां की, तीनों कहां पे क्या क्या हो रहा है हम उस टाइमलाइन में जा जाके देख रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेलेज़ली के बारे में। वेलेज़ली कौन है? सबसे पहले लॉर्ड वेलेज़ली। ये बंदा मुझे कह रहा था कि भाई पोल मत खोलना, लेकिन हम खोल के रहेंगे आज, देखते हैं कैसे नहीं खोलते। तो होता ही है कि आप प्लीज आप नोट करें इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूं मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, मैं क्विकली बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है ना जब चीजें बोल बोल के आपके दिमाग में, मैं इनको आपके दिमाग में इम्बीट करना चाहता हूं चीजों को बोल बोल के। वो कैसे, आप सुनो। गवर्नर पे कई बार क्वेश्चन आता है, तो बंगाल के गवर्नर का थोड़ा सा एक बार क्विकली, मैं इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं और मैं ऐसे बोलता रहूंगा बार बार ताकि आपको रिवीजन हो जाए। 1757 ईस्वी में पहली बार बंगाल के गवर्नर के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव आया हुआ अंग्रेजों की तरफ से। 1760 ईस्वी तक वो लगभग रहेगा, लेकिन 1760 में हॉलवेल आता है। हॉलवेल एक कार्यकारी गवर्नर के रूप में आता है, लेकिन 1760 से 65 के बीच में लंबे कार्यकाल के लिए वेंसिस्लॉट खाना होता है, जिसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। अब 1765 से 67 के बीच में जब इलाहाबाद की संधि हुई, उस समय रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल के गवर्नर के रूप में आता है। अब 1767 से 69 के बीच में जब साउथ में, दक्कन में पहला युद्ध लड़ा जा रहा है आंग्ल मैसूर, उस समय बंगाल में गवर्नर है वेरलस्ट। अब 1769 से लेकर 1773 के बीच में कर्टियस आ चुका है, जो कि बंगाल का गवर्नर बन के आया है, और इसी के समय बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 का। आगे बढ़ ले। अब आता है 1773। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, क्योंकि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बाद में हम इसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मतलब सिर्फ इसका इतना है कि बंगाल का जो गवर्नर होगा अब वो शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि ना केवल वो बंगाल पर बल्कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर भी अपना नियंत्रण रखेगा, और अब उसका जो डिजिग्नेशन है वो बढ़ चुका है। अब उसे सिर्फ हम बंगाल का गवर्नर नहीं कहेंगे, अब हम उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है, और बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन है? वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स है, क्योंकि गवर्नर का पद समाप्त हो रहा है, गवर्नर जनरल का पद शुरू हो रहा है, और दोनों में बीच में बैठा अपना कौन है? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स लगभग 1784 तक रहता है। 1784 के बाद 1793 ईस्वी तक कार्नवालिस आ रहा है। 1793 से 98 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1793 से, अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं, 98 के बीच में एक सर जॉन शोर है, सर जॉन शोर नाम है, ये बंगाल के गवर्नर के तौर पे आ रहा है। और इसके बाद 1798 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी तक एक व्यक्ति है, इसका नाम है लॉर्ड वेलेज़ली। एक ऑर्थर वेलेज़ली भी है, वो इसका भाई है, वो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं, वो एक अलग चीज है, वो भी अपने आप में तोप है वैसे, वो भी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहलाया, वो भी आगे जाके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, इसका भाई लॉर्ड वेलेज़ली का, जो कि ऑर्थर वेलेज़ली था, लेकिन गवर्नर जो है वो लॉर्ड वेलेज़ली। कंफ्यूज किया जाएगा आपको ऑर्थर वेलेज़ली बीच में डालकर, ध्यान देना। अब सुनो, कहानी शुरू हो चुकी है यार आज की, ठीक है, इधर आ जाओ। देखो, सर जॉन शोर जो है ये 1793 से 98 के बाद गवर्नर बना बंगाल का, कार्नवालिस के बाद और वेलेज़ली से पहले। इस बीच में क्या हुआ है? इस बीच में 1795 ईस्वी में निजाम वर्सेस मराठाओं की लड़ाई हुई है। क्या नाम है इस लड़ाई का, क्या आप जानते हैं? खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध कहते हैं इसे, खुर्दा जगह होगी उसके नाम पर युद्ध पड़ा। भारत की स्थिति, ये दक्षिण भारत में हम जानते हैं कि यहां कहीं पर मैसूर था, इसके ऊपर पे यहां पे निजाम थे, और ये पूरा मराठा संघ है। तो ये निजाम है, ये निजाम है। तो निजामों को अगर देखें ना, तो निजाम लगभग अंग्रेजों का साथ ही दे रहे थे, अंग्रेजों के दोस्त थे वो। क्यों होंगे दोस्त अंग्रेजों के? क्योंकि वो दुश्मन थे मैसूर के, और मैसूर दुश्मन था अंग्रेजों का, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो इस हिसाब से क्योंकि अंग्रेज और निजाम दोनों का कॉमन दुश्मन मैसूर था, इसलिए निजाम और अंग्रेजों की अच्छी पड़ती थी, इसलिए दोनों दोस्त थे लगभग। निजाम को बड़ा भरोसा था अंग्रेजों पे, लेकिन जब ये खुर्दा का युद्ध हुआ तो निजामों को ये एक्सपेक्टेशन थी, ये ऐसी आशाएं थी निजामों को कि अंग्रेज मेरी मदद करेंगे मराठाओं को हराने में, लेकिन अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि मराठाओं से पंगा लेना, अगर निजामों से पंगा ले लिया, मराठों से पंगा ले लिया तो दाल नहीं गलेगी। उन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया, इसे कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति अपनाना, नॉन इंटरफेरेंस की उन्होंने पॉलिसी अपनाई। यानी कि ये जो जॉन शोर था, इसके टाइम पे ही अपनाई गई, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि खुर्दा का युद्ध इसी के समय हुआ था। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियसली बना हुआ है, खुर्दा के युद्ध से संबंधित जॉन शोर का नाम भी था उसमें, इसलिए डिस्कस किया। तो निजाम और मराठाओं के बीच में जो खुर्दा का पहला युद्ध हुआ, निजामों ने सोचा अंग्रेज मेरी मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने मदद नहीं की। निजामों का अंग्रेजों पर से विश्वास उठ गया, वो समझ गए भैया ये किसी के नहीं है यार,
लेकिन इसके बाद जब 1798 में वेलेजली आया, अब प्लीज पृष्ठभूमि समझेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस शुरू क्यों की जा रही है, ये जो सहायक संधि है शुरू की जा रही है 1798 में वेलेजली के द्वारा, वो हम समझने वाले हैं। होता यह है कि जब वेलेजली भारत की जमीन पे कदम रख रहा है तो वो अपने सूत्रों से खबर लेता है कि क्या हिसाब किताब क्या है भारत का, क्या क्या यहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश करता है। उसे खबर लगती है पड़ोस से नेपोलियन आने वाला है, नेपोलियन यहाँ कहीं मिस्र तक पहुंच चुका है, अरब प्रायद्वीप तक, और उसका अगला निशाना भारत है। भारत में क्योंकि उसको निमंत्रण दिया जा रहा है टीपू सुल्तान की तरफ से, टीपू सुल्तान अभी जिंदा है यहाँ पे, थोड़ा 1 साल जिंदा रहेगा, तो टीपू सुल्तान ने उसको इन्वाइट करा हुआ कि यहाँ पर आओ अंग्रेजों को भगाते हैं। वेलेजली समझ गया कि भैया टीपू सुल्तान को ठिकाने लगाना पड़ेगा और फटाफट से पूरा इलाका कवर करना पड़ेगा अंग्रेजों से, ये बीच में मराठा इन्हें हटाना पड़ेगा, निजामों को हटाना पड़ेगा, मैसूर को हटाना पड़ेगा, पूरा अंग्रेज चाहिए, तब जाके हम लड़ पाएंगे नेपोलियन से। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला है, फ्रांस का राजा समझ लो आप उसे। ये समझ गया वेलेजली कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक अखंड भारत चाहिए, एक संगठित भारत चाहिए, मतलब अंग्रेजों की तरफ से सोच रहा है वो अपने फायदे के लिए, ऐसे संगठित नहीं कर रहा आचार्य चाणक्य वाला। अब वो कह रहा है कि यार एक काम करता हूं कि जो राज दरबार लगता है, जो राजाओं का दरबार लगता है, दिक्कत कहां से पैदा हो रही है कि राजाओं के दरबार में यूरोपियंस बैठे हुए, सिर्फ अंग्रेजी थोड़ने हैं, राजाओं के व्यापार सबसे चल रहे हैं, राजाओं को डेनिश भी आ जा रहे हैं, फ्रांसीसी आ जा रहे हैं, पुर्तगाली आ जा रहे हैं। वो बोला मजा नहीं आया, वेलेजली बोला व्यापार अगर राजा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ करना चाहिए उन्हें अंग्रेजों से, हमसे। तो उसने एक पॉलिसी सोची, उसने सोचा कि जो राज दरबार लगता है ना जो राजा का, अब ऐसा करता है कि राजा के दरबार में पहले क्या था, इनको यूरोपियंस को कुछ नौकरी मिल जाती थी, किसी को क्लर्क की नौकरी मिल गई, किसी को कुछ मिल गई, राजा रख लेता था इनको अपनी नौकरी में। इसने कहा कि भैया, राजा को कहा राजा साहब अगर आपको अपने वहां किसी को रखना है ना नौकरी में, तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को रखोगे, बाकी और यूरोपियंस को नहीं रखोगे, और रखना है किसी यूरोपियंस को तो पहले हमारी परमिशन लोगे। किसकी परमिशन? बंगाल के गवर्नर जनरल की परमिशन लोगे, तब जाकर ही आप किसी को रख सकते हो। राजा को कहा किसी यूरोपियन को, बाकी इंडियंस को रख लो। ये किसको कहा? जो साइन करेगा इस शर्त में। तो उसका मकसद क्या है कि राज दरबार से अगर नौकरी पे ना रखा जाए यूरोपियंस को, फ्रांसीसी अगर उसके राज दरबार में ही ना बैठे तो उनका प्रभुत्व कम होता जाएगा और उनकी शक्ति कमजोर होती जाएगी और अंग्रेजों की बढ़ती जाएगी। ये उसकी पीछे उसका कारण था। तो उसने अपनी जो वेलेजली ने जो सहायक संधि अपनी बनाई, जो शर्तें रखी उसकी सहायक संधि की, वो आप समझ लेते हैं। इसी को सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। सहायक संधि की शर्त में उसने क्या कहा? उसने कहा राजा को कि एक काम करता हूं कि आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको अपनी सेना देता हूं। अंग्रेज कह रहे हैं कि हम आपको अपनी एक सेना प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छी डिसिप्लिन सेना, बड़ी लड़ाकू किस्म की सेना हम प्रोवाइड कराएंगे आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आपको सेना का खर्चा देना पड़ेगा। ये सेना रखेंगे हम आपके राज्य के अंदर, बंदे हमारे रहेंगे, लेकिन इनका खर्चा पानी जो भी होगा वो सब आप दोगे। एक तो ये शर्त थी इसमें, तो सेना वाली शर्त थी। सेना का जो खर्चा पानी था वो सब कुछ उस राजा को देना था जिसने साइन किए थे। एक बात। दूसरी शर्त ये रख दी गई कि आप किसी भी यूरोपियन को अपने राज दरबार में या अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखोगे बिना हमारी परमिशन के। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आप समझ गए, नौकरी लिख देता हूं, समझ जाना। तो नौकरी का मतलब आप किसी को भी यूरोपियंस को बिना हमारी मदद के बिना परमिशन के किसी को नहीं रखोगे। इसका कारण क्या है? ताकि और जो यूरोपियंस है उनको भारत से दूर करा जाए। ये कारण है वेलेजली का। तीसरी बात उसने कही कि मैं आपकी सेना इसलिए रखी है ताकि आपकी युद्ध वगैरह जो होंगे उससे हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपके जो आंतरिक मामले होंगे उसमें हम किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी आंतरिक मामले मतलब आपके राज दरबार का अंदर का मामला है, कुछ आपके राज्य के अंदर का कुछ मामला है, हम कोई छेड़छाड़ नहीं लेंगे उससे। ऐसा कहा उसने। यानी अपने इंटरनल मैटर्स जो है आप वो खुद निपटा लेना, हम उसमें कोई आपको नहीं बोलेंगे ये करो वो करो, जो मना है वो कर लो। समझ रहे हो? लेकिन जो बाह्य मामले हैं, बाह्य मामले जैसे युद्ध करना किसी दूसरे राज्य के साथ, मान लिया निजामों का मन कर रहा मराठों से युद्ध करना है, नहीं कर पाओगे। अच्छा, संधि करना, पता चल रहा निजाम बोल रहे यार मराठों से संधि कर लेते हैं, छोड़ो अंग्रेजों को भगाते हैं यहां से, नहीं कर सकते। संधि नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, और इस तरह की कोई भी जो विदेशी मामले होंगे, जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी आपके हाथ से निकल गई है अब। यानी आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनको बोला जा रहा है जो सब्सिडियरी अलायंस में साइन करेंगे, जो इस सहायक संधि की शर्त में साइन करेंगे, उनको बोला जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो बाह्य मामले आपके हाथ से निकल चुके हैं, यानी युद्ध संबंधी मामले, संधि करनी है, कुछ किसी के खिलाफ लड़ाई छेड़नी है, ये चीजें आप अपने आप नहीं करोगे, जो करेंगे उसका हम देखेंगे। लेकिन आंतरिक मामले आप देख लो। नौकरी में आप किसी को नहीं रखोगे यूरोपियंस को बिना हमारी परमिशन के, और सेना रखेंगे हम आपके वहां अपनी, लेकिन उस सेना का खर्चा आप हमें दोगे। और अगर सेना का खर्चा देने में आप असफल हो गए तो फिर हम आपके राज्य का कुछ हिस्सा ले लेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? मान लिया आपको सेना का खर्चा देने में आप असफल रह गए, तो अब जो आपका कुछ राज्य का हिस्सा मतलब वो हम ले लेंगे, ताकि उससे जो रेवेन्यू कलेक्शन हो, जो टैक्स वगैरह है, उससे हम अपना खर्चा निकाल सके सेना का। ये बोला। ये शर्तें थी सहायक संधि की, मोटी मोटी शर्तें ये थी।
अब फायदा क्या क्या हो गया अंग्रेजों को, अरे बड़ा जबरदस्त फायदा हो गया यार। आप खुद सोचो फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात है सेना रखी अंग्रेजों ने। अब वो सेना रख के, जैसे एक बारी के लिए समझो कि ये वाला, जैसे ना प्लीज एक बार समझना, ठीक है, समझोगे ना आप, इधर देखो, जैसे ये मैसूर है और यहां पे कहीं पे निजाम है, यहां कहीं पे मराठा हैं अपने, ये मराठा हो गए, जरा समझना, ये मराठा हैं, ये निजाम है हैदराबाद के, और ये मैसूर का इलाका। वैसे इतना बड़ा नहीं है मैसूर, तो छोटा हो चुका है युद्ध के बाद, लेकिन फिर भी ऐसे ही बना दिया रफली। अब क्या हो गया कि सेना इन सबको दे रखी है, यहां भी अंग्रेजों की सेना है, यहां पर भी अंग्रेजों की सेना बैठ रही है, यहां पर भी अंग्रेजों की सेना बैठ रही है। ये लोग आपस में युद्ध नहीं कर सकते किसी के साथ। ये सेना क्या कर रही है, आराम कर रही है, बस अंग्रेजों की सेना है। लेकिन मान लिया कल को बंगाल में कुछ विद्रोह हो गया, मान लिया बंगाल में कुछ विद्रोह हो गया, कोई राजा निकल के आ गया कि भैया अंग्रेजों के साथ लड़ने, सारी सेना को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, सारी सेना को भेज दिया जाएगा वहां, जाओ लड़ लो उससे। कौन रोकेगा, कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस तरह के विदेशी मामले किसी से युद्ध कर रहे हैं, ये मामले तो इनके हाथ में रहे ही नहीं। और ये सेना पे खर्चा कौन कर रहा, खर्चा ये खुद राज्य कर रहा, मराठा कर रहे, निजाम कर रहे, मैसूर कर रहे। तो एक तरह से आप ये समझो कि उन्होंने अपनी सेना बना के इनके घर में रख के, जब जरूरत होगी अंग्रेज उठा के ले जाएंगे जहां ले जाना है। तो एक तरफ से वो जगह जगह पे जहां जहां पे अपनी अलायंसेस अप्लाई कर रहे हैं, जहां जहां पे वो सहायक संधि को अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर वो छोटी छोटी अपनी सेना की टुकड़ियां बनाते रह रहे हैं। एक तो फायदा ये हो गया कि कहीं युद्ध होगा तो उससे निपटने के लिए याद काम करेगा, और दूसरा फायदा क्या हो गया, ये लोग बगावत नहीं कर पाएंगे। मराठा बगावत किसके दम पे करेगा, सेना तो खुद अंग्रेजों की है। निजाम मैसूर किससे, अंग्रेजों से लड़ने आएंगे, किसके दम पे लड़ने आएंगे, सेना तो खुद इनकी अंग्रेजों की बैठा रखी है। समझ रहे हो आप पूरी तरीके से, क्या 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 एक तरह से हम कहें कि क्या टेक्नोलॉजी अपनाई उसने, टेक्नोलॉजी कहना गलत होगा थोड़ा, क्या डिप्लोमेसी अपनाई वेलेज़ली ने। आप देख रहे हो, तो इस तरीके से उसने लगभग पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल तो इनके नियंत्रण में था ही, अब सुनते हैं कैसे कैसे कौन कौन नियंत्रण में आया। तो समझ गए आप, सेना का हो गया, नौकरी का हो गया, नौकरी से अब यूरोपियंस जो और थे फ्रांसीसी वगैरह उनको दूर कर दिया भारत से। आंतरिक मामले कहा तो था उन्होंने ऐसा कि हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त रखी थी, पता है वो क्या थी, कि आपके राज दरबार में हमारा एक बंदा बैठेगा, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एक प्रतिनिधि बैठेगा, उसको नाम दिया था रेजिडेंट। रेजिडेंट आप समझ होंगे, इंग्लिश में रेजिडेंस बोलते हैं ना, रेजिडेंस घर को कहते हैं, तो रेजिडेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो वहीं पर रहेगा, हमारा होगा लेकिन अपना घर बना के वहीं पर रहेगा आपके दरबार में। वो ब्रिटिश रेजिडेंट क्या करेगा, आपके दरबार में रहेगा आपकी मदद के लिए, मदद कुछ नहीं, वो कान खोल के सुनता रहता था क्या कह रहे, और रिपोर्टिंग करता था अंग्रेजों को। समझ रहे हो, एक अपना जासूस रख दिया उनके वहां मेहमान की फॉर्म में, कि मेहमान समझ के बैठा दो इसे। तो एक तरह से बोल तो रहे कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब बैठा रेजिडेंट को दिया। ठीक है, इस तरीके से इनकी शर्तें वगैरह थी। फायदा भी आपको समझ में आ गया क्या क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ एक बार वो भी देख लेते हैं। नुकसान अंग्रेजों को होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ भारतीयों को नुकसान हुआ बड़ा, क्योंकि जो भारतीय राजा थे सबसे पहले विदेशी मामले उनके हाथों से चले गए, उनकी संप्रभुता जो सोवर्निटी थी वो उनके हाथों से चले गई। अब वो सॉवरेन नहीं रह पाए, यानी संप्रभु नहीं रह पाए। अब युद्ध करना हो अंग्रेजों से पूछो, संधि करनी है अंग्रेजों से पूछो, किसी से मित्रता करनी है अंग्रेजों से पूछो, ये मामले ही नहीं रहे उनके हाथ में। तो संप्रभुता गई हाथ से, वो नाम मात्र के राजा बन गए। दूसरी बात, राष्ट्रवाद की भावना चले गई। अब क्या कभी सोचो मराठा मानेगा कि मैं भारत का रहने वाला हूं, मराठा बोलेगा मैं मराठा हूं, वो निजाम है, वो मैसूर का है, वो अब दोनों में क्षेत्रवाद का बड़ा क्षेत्रवाद बढ़ गया। मतलब यानी कि अब ये नहीं रहा कि मेरा भारत है पूरा का पूरा, वो वाली बात नहीं रही। जैसे अगर आज आप यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में या गुजरात महाराष्ट्र में कहीं पे, तो हम क्या कहते हैं, हमारी नागरिकता क्या, हम भारतीय हैं, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम ये है, हम वो है, हम कुछ नहीं है, हम भारतीय हैं, ये पहली है, हमारी राष्ट्रीयता पहली है। इसलिए भारत में एकल नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 आप जानते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये भावना को उसने कमजोर कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि फूट डालो राज करो की नीति यहीं से आ रही है, क्योंकि इनके बीच में फूट डाल दिया। अभी भैया आपका अलग देश, हमारा अलग देश, हमारा अलग देश हो गया, ये काम कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से इनकी जो राष्ट्रीय गौरव की भावना थी वो चले गई इनके हाथों से। अब इनके दिमाग में कुछ नहीं थी राष्ट्रीयता की भावना, एक बात। दूसरी बात, आत्मविश्वास इनका पूरी तरीके से गिर चुका था, सेना इनके हाथ में थी नहीं, उनकी सेना रह रही थी। नौकरी में अब ये किसी और को रख नहीं सकते थे, और आंतरिक मामलों में भी नाम का था कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन पूरा पूरा हस्तक्षेप चला था। अब समझते हैं आगे की कहानी। आगे अब मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, वैसे नहीं भी दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या क्या। देखो अगर दिख नहीं रहा होगा ना, मैं आपको कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर नाम वगैरह, ये निज़ामों का इलाका है ना। सबसे पहले निज़ामों ने 1798 ईस्वी में अपनी इस सहायक संधि को स्वीकार किया अंग्रेजों की। इसे डुप्ले ने लागू किया था, ठीक है। सबसे पहले जो डुप्ले फ्रांसीसी था, ऐसा नहीं है कि वेलेज़ली ने पहली बार इस संधि का प्रयोग किया, डुप्ले भी पहले ऐसे ही काम करता था, यानी भाड़े के सैनिक देता था एक तरह से। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से वेलेज़ली ने इसको शुरुआत की और बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत करी उसने। अब समझते हैं कौन कौन कैसे कैसे आया था। सबसे पहले निज़ामों के साथ हुई 1798 ईस्वी में।
उसके बाद मैसूर के साथ, मैसूर में 1799 में जब टीपू सुल्तान को उन्होंने मार दिया, हत्या कर दी, तो वोडेयार वंश का जो छोटा सा बच्चा था कृष्णराज तृतीय, उसे गद्दी पे बैठाया और उसके साइन करवा दिए सहायक संधि पे कि आप मैसूर पे वही सब बातें जो अभी तक अप्लाई होती है मैसूर पे। इसके बाद तंजौर एक जगह पड़ती है, छोटा सा राज्य था तंजौर, उस पर भी इन्होंने वो अधिकार कर लिया 1799। इसके बाद है अक्टूबर के करीब किया था लगभग। इसके बाद ये जाते हैं 1801 के करीब अवध के साथ भी ये साइन कर लेते हैं। अवध यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चलो अच्छी बात है, अवध अभी मैं दिखा दूंगा। अवध के बाद ये आप जानते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे काम हो चुके हैं मराठाओं के साथ। क्या आपको याद है कि 1802 में बसीन की संधि हुई थी बाजीराव पेशवा द्वितीय के साथ, बस वो 1802 में। उसके बाद आपको याद होगा कि इस संधि की शर्तें ऐसी थी जिसके कारण युद्ध हो गए थे। युद्ध हुए थे 1803, 1804, 1805। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पहला युद्ध सिंधिया के साथ हुआ था, सिंधिया के साथ सहायक संधि, सिंधिया के साथ युद्ध हुआ और संधि हो गई, और इस संधि में सहायक संधि के हस्ताक्षर हो गए। नाम क्या था इसका? सुरजी अर्जन गांव की संधि। और इसी समय 3 में ही दूसरी संधि भी थी भोंसलों के साथ, भोंसलों के साथ जो हुई थी देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि एक तरह से सहायक संधियां ही थी। दूसरी तरफ 1804 में गायकवाड़ के साथ संधि हुई। गायकवाड़ के साथ तो पहले से ही गायकवाड़ एक तरह से समझ लो अंग्रेजों के साथ आ चुके थे। 1805 में राजपुरा घाट की संधि हुई थी, किसके साथ? होलकर्स के साथ। कर देते हैं कौन? राजा, लास्ट टाइम याद दिलाया था। तो राजपुरा घाट की संधि हो रही है होलकर्स के साथ। इस तरह से इतने इलाके, बड़े बड़े क्षेत्र हैं जो वो लिखे मैंने यहाँ पर। इसके अलावा छोटे छोटे जो है वो तो उन्होंने तो सीधे बिना कुछ शर्त के ही मान ली शर्तें, ये हुआ। तो अब आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन कहाँ पर है, बस खत्म हो गया फिर हमारा। मैसूर जो है आपको दिखाई दे रहा है, मैसूर पे इस समय किसका अधिकार वगैरह चल रहा है? ये 1750 का राज्य है, इसलिए मैसूर आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, वरना आपको पता है मैसूर बहुत श्रिंक हो चुका था, बहुत छोटा हो चुका था, लेकिन इंडिकेशन के लिए हम दिखा देते हैं। तो ये मैसूर जो है ये 1799 को अपने कब्जे में लिया गया। 1798 पे यहाँ पे मैसूर की संधि अप्लाई हुई। अवध में 1801 में, अवध का एक इलाका पड़ता है, इसको कहते हैं रोहेलखंड, अभी भी पड़ता है। वो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है ना, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका जो पश्चिमोत्तर में आपका ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ है और पश्चिम की तरफ है, उसमें एक रोहेलखंड जगह पड़ती है। वो रोहेलखंड का इलाका जो था वो अंग्रेजों ने ले लिया, एक बात। और दूसरा वहां पर जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, क्योंकि यहीं से आप जानते हैं गंगा नदी बहती है, वो इलाका भी अंग्रेजों ने ले लिया। इलाहाबाद जो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज, उस जगह पर अंग्रेजों ने अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया, वो भी अवध के साथ ही हुआ। अवध के केस में एक इंटरेस्टिंग बात आती है। अवध का राजा कहता है कि यार आप तो मेरे दोस्त ही हो पहले से, क्योंकि अवध के साथ तो लगभग इलाहाबाद की संधि से इनके रिश्ते दोस्ताना चल रहे थे। तो कहता है यार संधि की जरूरत है, अवध का नवाब कहता है, लेकिन वेलेजली उस पर दबाव वगैरह बना के हस्ताक्षर करवाई देता है। वो कहता है डॉक्यूमेंट में चाहिए यार, कल को क्या पता मुकर जाए, तो कागज में उसकी शर्तें पूरी करवा देते हैं। तो अवध भी एक तरह से उसके कंट्रोल में आ गया है। तंजौर भी आ गया था, मैंने बता दिया। मैसूर मैंने बता दिया, कृष्णराज। निजाम पहला ऐसा भारत का ऐसा राज्य जिसने शर्तों को कबूल किया। निजाम पहले थे ऐसे 1798 में। इसका एक मंत्री था, आलम करके नाम था, उस मंत्री को वेलेजली ने अपने उसमें लिया, कंट्रोल में लिया, और उसके थ्रू फिर धीरे धीरे करके हस्ताक्षर करवा दिए, और पहली बार ये आया था, कुल मिला के ध्यान रखना है। इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बसीन की संधि 1802 में मराठाओं के साथ जो हुई थी, यानी कि बाजीराव पेशवा द्वितीय के साथ बसीन की संधि में, आप जानते हैं मैंने पहले पढ़ा दिया इससे प्रीवियस लेक्चर में, कि जो सूरत का इलाका था वो अंग्रेजों को मिल गया। पूना पे अब अंग्रेज अपनी सेना रख सकते थे, और जो ये निज़ाम से चौथ वसूली का जो काम था, अब मराठाओं से वो अंग्रेजों को मिल चुका था। वो सब बातें जो सहायक संधि की बातें थी वो सब अप्लाई हुई थी बाकी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये गायकवाड़ है जो मैंने बताया, गायकवाड़ कब? 1804 में। इसके बाद मराठाओं में यहीं पे आप मराठाओं को समझ लो पूना के हैं, तो फिर ये 1802 ईस्वी में। और फिर उसके बाद ये इन्होंने दिखा नहीं रखा यहाँ पे, आप जानते हैं जैसे भोंसले हैं, तो भोंसले कौन है? नागपुर के भोंसले। तो नागपुर के भोंसलों के साथ इनकी संधि भी थी 1803 में। कौन सी संधि थी? देवगांव की संधि थी। ये मेरा पेन नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। तो इस तरीके से तो आप शायद समझ चुके होंगे, चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मैप से भी देखते हो ना तो चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि कौन सी जगह कहाँ है। बाकी और कुछ ऐसी खास बात नहीं है। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से पढ़ते हुए चल लो, जितना कुछ हमने पढ़ा अगले 2 मिनट के अंदर खत्म। निजाम पहले से अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन खुर्दा के युद्ध के बाद उसका अंग्रेजों पर से विश्वास खत्म हो गया। वेलेस्ली ने बातचीत और टीपू के भय से उससे सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए निजाम के मंत्री मीर आलम को अपने पक्ष में किया। वही सब बातें जो मैंने बोली सिर्फ इसलिए लिखा गया ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में, आप उसे ज्वाइन कर लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, नहीं दिया होगा तो आप नीचे पूछ लेना मेरे से, ठीक है। हैदराबाद की सुरक्षा के लिए 6 सैन्य बटालियन रखी गई थी और लगभग 24 लाख रुपए अंग्रेजों को देना तय किया गया था कि हम आपको 24 लाख रुपए देंगे आपकी सेना के बदले। तो ये हैदराबाद।
टीपू सुल्तान के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कृष्णराज जो तृतीय था, जो वोडेयार वंश का जो अल्पायु बेटा था उनका, कृष्णराज तृतीय, उसको बोल दिया जाता है कि ये यहाँ का मेन हो गया अब राजा टाइप का, और उसके साइन करवा दिए जाते हैं, और इस तरीके से 1799 में ये हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद तंजौर आता है, वो लिखा नहीं क्योंकि उसका कोई खास वो नहीं है, एक छोटा सा ही राज्य था वो। अवध वही जो 1801 में कब्जे में आता है। अवध का वैसे पहले से ही संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो वेलेजली उससे साइन करवा देता है। इंपॉर्टेंट बात यह कि रोहिलखंड और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। ये रोहिलखंड आज की डेट में जो पड़ता है वो पश्चिम उत्तर यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। अंग्रेजों ने नवाब से सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद का दुर्ग भी ले लिया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, कोई बड़ी खास बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मराठों के बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। मराठों ने 1802 में सहायक संधि की, बसीन की संधि थी, भोसलों के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ कौन सी संधि थी, सुरजी अर्जन गांव की संधि, गायकवाड़ के साथ 1804 में, 1805 में राजपुरा घाट की संधि होलकर्स के साथ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब कुछ। 5 समूह जो होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है कौन कौन से हैं। सबसे पहले पेशवाएं जो कि पूना के हैं, गायकवाड़ है वडोदरा के, नागपुर के भोंसले हैं, राजपुरा घाट के जो आपके इंदौर के आपके होलकर्स हैं, और सिंधिया हैं जो कि ग्वालियर के। ये 5 लोग थे, बस इनको करा। अन्य छोटे छोटे राज्य, तंजावर मैंने बता दिया आपको 1799 में कब्जे में आ चुका था। कर्नाटक तो पहले से ही ऑलमोस्ट इनके कब्जे में ही था, आप समझ सकते हो, अनवरुद्दीन वाले टाइप से चला आ रहा है। सूरत भी आप जानते हो कि 1802 की बसीन की संधि के बाद सूरत भी उनकी झोली मार के गिर गया था। इससे फायदा क्या क्या हुए, देखो कोई सेना ही नहीं थी, क्योंकि जो भी, अब मैं सिर्फ ये रीड करना कोई खास बात नहीं है यार, अब कोई मजा नहीं है, अब तो मैंने जो बताना था बता दिया, जो समझना था आप समझ गए, बस रीड कर लो इसे, ताकि इतना कुछ पढ़ा वो क्या क्या था वो सब लिखा हुआ आपके सामने, बस इसके बाहर मैंने कुछ भी नहीं बोला, जो कुछ है, हाँ कुछ एडिशनल बातें बोली हो आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ, आप देख लो इसे जो जो लिखा हुआ, और आप, मैं PDF दे दूंगा उसमें देख लेना, क्योंकि कोई खास बात मुझे दिखनी थी, जहाँ पे दिखेगी मैं पढ़ लूँगा उसे, सब मैंने बता दिया। आर्थिक दशा खराब हो गई थी, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता खो दी थी, ठीक है, आंतरिक कार्यों में कंपनी का नियंत्रण हो गया था, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना गौरव और राष्ट्र गौरव खो दिया था उन्होंने, क्योंकि अब उनके कोई मामले उनके हाथ में थे ही नहीं, लड़ाई लड़ना या संधि करना, ये सब बातें। भारत का राष्ट्रीय चरित्र जो उन्होंने था वो विदेशों की उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कमजोर कर दिया था, क्योंकि उनमें ये बात हो गई थी कि यार ये लोग ना राष्ट्रवादी तो नहीं है कम से कम, यानी कि सब आपस में लड़ मर रहे हैं, और विदेशी आया वो राजकाज कर रहा है, अपनी सेना रख रहे, चल क्या रहा है यार, खैर जो भी है चला था एक टाइम पे ऐसा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 5, आप इन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आराम से इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, आपने गलती करोगे आप पक्का, मैंने क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखे हैं, आपको लगेगा आंसर सही है लेकिन आपका आंसर गलत होगा, ठीक है, देखो जरूर आराम से। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा वेलेजली की सहायक संधि हो चुकी है, होपफुली आपको जितनी बातें मैंने बताई वो सब समझ में आ गई होंगी। अब हमें आगे देखना, अब हमें देखना है कि पंजाब का अधिग्रहण कैसे कैसे वो करेंगे, क्योंकि इसी बीच में पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पे बगल में रणजीत सिंह आ चुके हैं पंजाब में, उन्होंने एक अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित कर दिया पंजाब में। अब धीरे धीरे बाद में रणजीत सिंह की मृत्यु जाएगी तो अस्थिरता छा जाएगी पंजाब में, और जब पंजाब में अस्थिरता छाएगी तो इसका फ़ायदा लेने के लिए अंग्रेज आ जाएंगे, और अंग्रेज जब आ जाएंगे तो फिर उसी के बाद धीरे धीरे आना हो जाता है डलहौजी का। डलहौजी का तो हमने पहले से सुना है कि डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़पने का उसने सुंदर अवसर पाया, ठीक है, तो हमने पहले ही सुन रखा था, तो अब हम देखेंगे क्या क्या किया उसने। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। ये सिर्फ एक बोलने का डायलॉग नहीं है मेरा, ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि करें ये सब कुछ पक्का। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।